आज पूरी दुनिया की नजरें उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर लगी हुई हैं, जहां इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों बड़े नेता एक ही शहर में हैं। 2020 में हुई गलवान की हिंसक झड़प के बाद मोदी और शी जिनपिंग पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और आज हम आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे कि शी, पुतिन और मोदी का एक जगह पर मौजूद होना दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको यह भी बताते हैं कि एससीओ का पूरा मतलब क्या है। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसे एससीओ कहा जाता है और इसका गठन वर्ष 2001 में हुआ था। इससे पहले इस संगठन को शंघाई 5 कहा जाता था, क्योंकि वर्ष 1996 में चीन और रशिया की पहल पर कुल 5 देशों ने इस संगठन की नींव रखी थी और ये देश थे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और चीन। इसके बाद जब वर्ष 2001 में शंघाई 5 एससीओ बना तो इसमें एक और देश को शामिल किया गया और वो था उज्बेकिस्तान, यानी पहले भारत इस संगठन में नहीं था। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के देशों में भी कई मुद्दों पर अक्सर विवाद रहता है, यानी उस समय नेटो के जवाब में चीन और रशिया ने एक क्षेत्रीय संगठन तो खड़ा कर लिया, लेकिन इन देशों में एकता नहीं थी। उदाहरण के लिए जब रशिया ने भारत को इसमें लाने की कोशिश की तो चीन को यह बात पसंद नहीं आई। तो सबसे पहले भारत को लाने की जो पैरवी की थी इस संगठन में, वो रशिया ने की थी और चीन ने इसका विरोध किया था। और चीन ने तब यह कहा था कि अगर भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य बना तो फिर पाकिस्तान को भी इसमें जगह देनी पड़ेगी। और इस तरह काफी मंथन के बाद वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को इस संगठन में एक साथ शामिल कर लिया गया। यानी भारत को लाने का श्रेय जाता है रशिया को, क्योंकि रशिया ने कहा कि भारत को इसमें होना चाहिए और इसके जवाब में चीन ने कहा कि अगर भारत को ला रहे हैं तो फिर इसमें पाकिस्तान को भी होना चाहिए। तो रशिया भारत को लाया और चीन पाकिस्तान को ले आया और आज भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं। अभी इस एससीओ समिट में 3 देशों के नेताओं पर पूरी दुनिया की नजर है। इनमें पहले नेता हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके सामने इस समय 4 बड़े मुद्दे हैं। शी जिनपिंग के बारे में पहले आपको बता देते हैं कि वो इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। पहला है चीन की कमजोर अर्थव्यवस्था। आईएमएफ के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.3% रह सकता है, जो 40 साल में सबसे कम होगा। इसलिए शी जिनपिंग अर्थव्यवस्था को लेकर मुसीबत में है। दूसरी बात, कोविड से निपटने की उनकी रणनीति को लेकर पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है और उनके अपने देश में भी आलोचना हो रही है और जो वो जीरो कोविड पॉलिसी लेकर आए थे अपने देश में, वो बुरी तरह से फेल हुई है। तीसरा, भारत के साथ चीन का सीमा विवाद और अब चीन को इसमें पीछे हटना पड़ रहा है। चौथी बात है, 16 अक्टूबर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां सम्मेलन होने वाला है, जो शी जिनपिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें उनके कार्यकाल का विस्तार किया जाएगा और उससे पहले वो अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लेना चाहते हैं। पुतिन के सामने भी कई चुनौतियां हैं। तो पुतिन की इस समय की स्थिति क्या है? पहली बात, 6 महीने के बाद यूक्रेन पर नियंत्रण न कर पाना उनकी एक नाकामयाबी मानी जाएगी और इस समय उनकी सेना यूक्रेन से पीछे हट रही है, यानी यूक्रेन की सेना से मार खा रही है। दूसरा, अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से उनकी आर्थिक चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। तीसरी बात, यूरोपीय देशों के खिलाफ एक गैस वॉर उन्होंने चला रखा है, जिसमें वो अक्सर यूरोपीय देशों को धमकी भी दे रहे हैं कि वो गैस बंद कर देंगे, लेकिन ये जो वॉर चल रहा है, गैस वॉर, ये दोनों तरफ जा सकता है। चौथी बात, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ऐसा होने से रोकने में अब तक कामयाब रहे हैं। पांचवी बात, रशिया की दुनिया में हथियारों के सप्लायर की जो छवि थी, वो हथियारों का सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक है। उसे यूक्रेन युद्ध की वजह से उस छवि को नुकसान पहुंचा है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय उज्बेकिस्तान के एक छोटे से राज्य के शासक थे और इस राज्य को फरगाना घाटी कहा जाता था। वर्ष 1494 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब बाबर को उनके स्थान पर सिर्फ 12 साल की उम्र में इस राज्य का मिर्जा नियुक्त किया गया। उस समय मिर्जा एक उपाधि हुआ करती थी, जिसे सुल्तान और बादशाह के नाम के साथ लगाया जाता था। हालांकि बाबर 12 साल की उम्र में मिर्जा तो बन गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उसके ताऊ अहमद मिर्जा और उसके मामा महमूद खान ने बाबर के राज्य पर हमला कर दिया और इसके बाद बाबर को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बाबर जब अपने राज्य से निकलकर दूसरे इलाकों में पहुंचा अपनी जान बचाता हुआ,
तो उसे समरकंद के बारे में पता चला और तभी से उसने ये जिद ठान ली कि वो एक दिन समरकंद को जीत कर रहेगा। असल में बाबर उसी तैमूर लंग का वंशज था जो वर्ष 1369 में समरकंद का शासक बना था और बाद में उसने भारत पर भी हमला किया। और क्योंकि एक जमाने में समरकंद तैमूर लंग का था, इसलिए बाबर को लगा कि वो उसका वंशज होने के नाते समरकंद की राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है। इसके बाद बाबर ने समरकंद को जीतने के लिए 2 साल की कड़ी मेहनत की और एक सेना बनाकर इस शहर पर हमला किया। यह बात है वर्ष 1496 की और उस समय यह लड़ाई 7 महीने तक चली थी और आखिर में बाबर इस शहर को जीतने में कामयाब रहा, यानी समरकंद पर बाबर का शासन आया। हालांकि इसके बाद जब बाबर ने अपने पिता के राज्य को भी हासिल करने की कोशिश की तो इस लड़ाई में उसके हाथ से ये समरकंद भी निकल गया और अपने पिता का राज्य भी उसे नसीब नहीं हुआ। बाबर ने समरकंद पर विजय पाने के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी और हर बार लड़ाई में वो जीता भी, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे बार बार समरकंद छोड़कर भागना पड़ा और आखिर में जब वो अफगानिस्तान आया और यहां के एक इलाके पर राज करने लगा तो उसकी प्रजा और उसकी सेना भी उसके खिलाफ हो गई, क्योंकि तब तक बाबर कंगाल हो चुका था। बाबर अच्छी तरह जानता था कि वो इस शहर को फिर कभी जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने भारत की तरफ रुख करने का फैसला किया, क्योंकि उस समय तक भारत आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था, यानी भारत एक अमीर देश था। बाबर कंगाल हो चुका था, उसे पैसे की जरूरत थी। यह समझ लीजिए कि बाबर उस समय तक एक छोटा मोटा लुटेरा बन चुका था और उसे लगा कि भारत में पैसा है, इसलिए वहीं चलकर भारत को लूटते। फिलहाल समरकंद शहर की कुल आबादी लगभग 6 लाख है और यह शहर 2700 वर्ष पुराना माना जाता है, बहुत प्राचीन शहर है। भारत और दुनिया के संदर्भ में समरकंद एक और वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस सिल्क रूट यानी प्राचीन ट्रेड रूट की आज भी दुनिया भर में चर्चा होती है, आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, उस सिल्क रूट का जो हृदय था वो यही समरकंद शहर था। 200 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच जब चीन में हान राजवंश का शासन था, तब सिल्क यानी रेशम का व्यापार बहुत बड़ा हो गया। शुरुआत में रेशम को चीन के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर भेजा जाता था, लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से चीन का संपर्क हुआ और धीरे धीरे यह मार्ग चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत और आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया और इस सिल्क रूट ने दुनिया को आपस में तब जोड़ दिया था। बड़ी बात यह है कि शुरुआत में इस ट्रेड रूट का इस्तेमाल रेशम भेजने के लिए हुआ, लेकिन बाद में सोना, चांदी और दूसरी धातुओं के साथ इस मार्ग से चाय का भी व्यापार हुआ। यह रूट 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा, लेकिन जब सड़क के रास्ते व्यापार करना खतरनाक हो गया तो ये व्यापार बाद में समुद्र के रास्ते होने लगा और धीरे धीरे समरकंद और सिल्क रूट की पहचान कमजोर हो गई। तो ये समरकंद की इस समय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस समय जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उज्बेकिस्तान में है, समरकंद में है, तब यूक्रेन से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां रशिया की सेना को ऐसे इलाकों से पीछे हटना पड़ रहा है, वो इलाके जिन पर 24 फरवरी के बाद रशिया ने कब्जा कर लिया था। यह दुनिया की एक ऐसी खबर है जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रही। फिलहाल इस युद्ध के बारे में सही जानकारी निकालना इस समय सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी जीत के ऐसे दावे कर रहे हैं जिनकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। जैसे यूक्रेन ने कहा है कि उसने रशिया के कब्जे से अपने कई इलाकों को छुड़ा लिया है। इनमें उत्तर पूर्वी यूक्रेन के इलाके सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें खार्किव भी है। खार्किव वही शहर है जिस पर रशिया के नियंत्रण से यूक्रेन पूरी तरह बैकफुट पर आ गया था, क्योंकि यह पूरा इलाका उसकी राजधानी से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच यूक्रेन की सेना ने बड़े स्तर पर सैन्य अभियान चलाया और इस युद्ध में उसने अपने 6000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रशिया की सेना के कब्जे से आजाद करा लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात, यूक्रेन के 20% हिस्से पर अब भी रशिया का पूरी तरह नियंत्रण है। 20% इलाके पर यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6,03,550 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इस समय भी रशिया की सेना के कब्जे में है। यानी यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया द्वारा यह कहना कि रशिया की सेना इस युद्ध में हार रही है, यह तो सही नहीं होगा, लेकिन रशिया की सेना पीछे जरूर हटी है। दूसरी बात, रशिया के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में इस बात को पूरी तरह गलत बताया है कि यूक्रेन ने उससे 6000 वर्ग किलोमीटर का इलाका छीन लिया है, यानी रशिया इससे भी इनकार कर रहा है।
उसने ये कहा है कि इन इलाकों से उसकी सेना पीछे नहीं हटी, बल्कि पहले से बनी योजना के तहत सैनिकों को फिर से लामबंद किया जा रहा है। यानी ये एक रणनीति है, यानी पहले से ज्यादा सैनिक अब वहां पर रशिया भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यहां रशिया का मीडिया और अखबार क्या कह रहे हैं यह समझना भी जरूरी है। रशिया के सरकारी टीवी पर हर रविवार को युद्ध से जुड़ी जानकारियां प्रसारित होती हैं, लेकिन इस हफ्ते रशिया के सरकारी टीवी पर बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने बड़े संख्या बल के साथ कुछ इलाकों पर हमला किया, जिससे रशिया की सेना को वहां से पीछे हटना पड़ा। यह बात रशिया का सरकारी टेलीविजन कह रहा है।